आज पढ़ेंगे हम लोग बैंकिंग प्रणाली। भारत के अंदर बैंकिंग प्रणाली कहां से है? देखिए, जो आज जो हमारे यहाँ बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है, ये पूरा का पूरा आधारित है आपके यूरोपीय सिस्टम पे, क्योंकि भारत में बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ जो है काफी प्राचीन समय से है। जैसे बीजों का भंडारण किया जाता था, पहले मुद्राओं का भंडारण ना करके बीजों का भंडारण किया जाता था। बाद में उधार लेने के लिए क्या बने, तो साहूकार लोग बने, और साहूकारों का सिस्टम जो है वो धीरे 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 कोलैप्स होने लगा। तब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने क्या किया, अपना सिस्टम यहाँ पर चलाया। तो इसलिए भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है वो यूरोपीय बैंकिंग बैंकिंग प्रणाली, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। भारतीय बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग सिस्टम ये यूरोपीय प्रणाली पर आधारित है। भारत के अंदर, भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा खोला गया बैंक, ये बैंक 1770 में खुला था सर। 1770 में इस बैंक का नाम था, इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। याद रहेगा, पूछेगा सर कि भारत का पहला बैंक, तो क्या बताओगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना, तो 1770 में बना। कहानी ये थी इसकी कि सर इसमें काम करने वाले लोग, इसके कर्मचारी और इसकी पूंजी और इसके मालिक कहा जाए तो सब क्या थे, सब के सब अंग्रेज थे। सब के सब अंग्रेज थे, क्योंकि सिस्टम, काम करने का अनुभव और प्रक्रिया, सिक्योरिटी का पर्पस और पैसा, सब कुछ क्या था, सब कुछ अंग्रेजी था। तो भारतीयों का इस पर उतना विश्वास नहीं हो पाया। आगे चलकर और भी बहुत सारे बैंकों की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आगे चलकर भारत के अंदर जहां जहां पर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता गया, या ये कह सकते हैं कि भारत के जिन जिन हिस्सों में अंग्रेजों का कब्जा होता गया, वहां वहां पर अंग्रेजों ने बैंक स्थापित करना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहला बैंक 1806 में, अगर बात करें क्षेत्रीय बैंकों के बारे में, तो इस एरिया को कहा जाता था बंगाल। तो 1800 क्षेत्र में बनाया गया बैंक ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद जानते हैं सर कि 1818 के आसपास तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो महाराष्ट्र भी था वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अंग्रेजों ने 1840 में यहां पर स्थापित की बैंक ऑफ बॉम्बे की। और उसके बाद जो है वो दक्षिण भी था, दक्कन भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आया, और 1843 में यहां पर उन्होंने स्थापित किया बैंक ऑफ मद्रास। तो ये 3 बैंक बने बेटा। जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत में अपने विकास का क्रम बढ़ाया, या फिर कहा जाए कि अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया, उसी क्रम में क्या हुए, बैंकों की स्थापना हुई। 1806 में सबसे पहले किया बैंक ऑफ बंगाल में स्थापना कोलकाता में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं, बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में कहां पे किया सर, तो बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। याद रहे, ये सभी बैंक क्या थे तो अंग्रेजी थे। यहाँ काम करने वाले लोग भी अंग्रेजी थे, और इनकी पूंजी भी क्या थी, पूंजी भी अंग्रेजों की थी। पूंजी भी क्या थी, तो अंग्रेजी थी, ब्रिटिशों की थी। भारत का भी बैंक, भारत के लोगों का बैंक सिस्टम पर अभी इतना पकड़ नहीं था कि वो अपना स्वयं का बैंक सिस्टम चालू कर सके। यहां तक बात समझ में आई। फिर विकास के क्रम पे क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि भाई देखो, ऐसे तो हमारी दमनकारी नीतियां हैं, भारत का आदमी वैसे भी हम पे विश्वास नहीं करता, तो कुछ तो चाहिए कि जिससे हम भारत के लोगों से हमारे बैंकों में इन्वेस्ट करा सके, पैसा रखवा सके और हमारा बैंक चले। तो समय आता है बेटा हमारे पास 1881 का। 1881 में भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक, याद रखना कि भारत में खोला गया, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक। परंतु पूंजी अभी भी क्या थी, पूंजी अभी भी अंग्रेजी थी। मतलब अंग्रेज बोले कि भाई देखो, दुकान में अगर अंग्रेज बैठा रहता है तो कोई सामान लेने नहीं आता है, तो एक काम करो, दुकान के अंदर ना एक भारतीय को बैठा दो, बाकी दुकान तो अपनी ही है, तो भारतीय क्या दे दिया जाएगा, पेमेंट दे दिया जाएगा,
ताकि जब एक भारतीय क्या करे और बैंक के अंदर प्रवेश करे तो उसे अपने लोग मिले, उसे अपने लोग मिले। आज भी जाओ ना, अगर आप एसबीआई वगैरह में जाओगे ना, बहुत रेपुटेटेड बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, उसका ही बताऊंगा कैसे वो बैंक पैदा हुआ, वो आपसे बात नहीं करेंगे, एकदम क्या करेंगे, हाँ लाइन में लगो, हो जाएगा, काउंटर नंबर 3 जा, 4 जा, 5 जा। आप छोटे से बैंक में जाओ, कॉर्पोरेट बैंक में चले जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले जाओ, वहां पे ना एक आदमी बैठे रहेगा बैंक में, फॉर्म भरने में समस्या हो रहा है, लाओ मैं भर देता हूँ। वहां का जो गार्ड है ना, वो भी क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा कि वैसे तो यहाँ कस्टमर नहीं आते यार, बात समझ में आ रही, कस्टमर आएगा तो क्या होगा, हमारा क्राइटेरिया पूरा होगा तो एक आध बार घूमने का ट्रिप मिलेगा, तो ये सारी चीजें होती है, अट्रैक्ट किया जाता है। और प्राइवेट बैंक आपको इतनी सुविधा देगा कि आपको घुसते साथ क्या होगा, प्राइवेट बैंक में करोड़पति अरबपति का एहसास होगा। एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वहां जाओगे एसबीआई वाला मसला नहीं है, वहां पे थोड़ा आपको एहसास होगा नहीं यार मैं कस्टमर हूं, ऐसा लगता है वहां एसबीआई में जाके कि हम क्या है, गुलाम है, ठीक है, ये कंडीशन होता है। तो उस समय क्या किया, पूंजी अंग्रेजी की थी, पर जो संचालक थे वो थे बेटा भारतीय, संचालित कौन करते थे उनको, भारतीय करते थे। तो इस बैंक का नाम था अवध कमर्शियल बैंक, इसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। याद रहेगा, इस बैंक का नाम क्या था, अवध कमर्शियल बैंक नाम था। अब इसके बाद कहानी क्या है सर, अब समय आता है 1896 का, जस्ट उसके 5 साल के बाद पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित, पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित, और पूंजी भी भारतीय ही थी, पूंजी भी भारतीय थी। कौन सा बैंक था ये, इस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक, इस बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। बात समझ में आ रही है। इस बैंक के प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक अगर पूछेगा सर इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे लाला हरदयाल सिंह। कौन थे जी इसके प्रवर्तक, लाला हरदयाल सिंह। ये वही आदमी है जिन्होंने अफगानिस्तान में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना की, ये वही आदमी जो अमेरिका में रहते थे और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की, ये वही आदमी है जिसने गदर पार्टी के लिए गदर पत्रिका चलवाई, भारत की आजादी के लिए और भारत की संप्रभुता के लिए आजादी से पहले से काम कर रहे थे। कौन, लाला हरदयाल सिंह। उन्होंने किसका नींव रखाया, तो पंजाब नेशनल बैंक का, कि भारतीयों का एक बैंक होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों का पैसा अंग्रेजों के पास सुरक्षित नहीं है, हम उस पर किसी भी कंडीशन में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से भारतीय पूंजी और पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा संचालित अगर पूछेगा पहला बैंक, तो क्या बताएंगे सर, पंजाब नेशनल बैंक। अगर पूछेगा सर कि भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। और भारत के अंदर खोला गया पहला बैंक, क्या बताओगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या बताएंगे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर मैं आपको 3 बैंकों के बारे में बताया था, एक बैंक ऑफ बंगाल, एक बैंक ऑफ बॉम्बे और एक बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक बने थे हमारे पास। तो पहला हमारे पास 1806, फिर 1840 और फिर 1846, 3 बैंक थे हमारे पास, 3 बैंक थे। 1843 3 बैंक थे। यहां पे हमारे पास कौन सा था, ये कौन सा था, ये हमारे पास था बैंक ऑफ बंगाल, ये हमारे पास था बैंक ऑफ बॉम्बे। पहले मुंबई नहीं था, पहले क्या था, वो बॉम्बे था। और फिर था सारा हमारे पास बैंक ऑफ हमारे पास था मद्रास, अभी मद्रास था। इन तीनों को मिलाकर सर 1921 में बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। यही बैंक जो है, जब भारत आजाद हुआ तो 1 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित करके बना दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। यही वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी जो नींव है आज की नहीं है जी कब से सर, 1806 से है। वहां से इसके ब्रांच बनना चालू हुए और वहां से बनकर पहले बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि पहले बोलते ना इंपीरियलिज्म, क्या बोलते हैं उसको जी, हमारे तो समाजवाद चलता है, उसका चलता था इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद जो है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में जब भारत आजाद हुआ तो बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज पूरे भारत में अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा शाखाओं वाला कोई बैंक है तो किसको बताओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इसकी खास बात क्या है कि सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक, सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो सर आपका स्टेट बैंक है भारत में। हर जगह आपको कहां मिल जाएगी शाखा? आप जाइए हाउसिंग बोर्ड में आपको शाखा मिल जाएगी स्टेट बैंक की, चौहान स्टेट में मिलेगा, आप गला चौक पे जाओ वहां शाखा मिलेगा, आप सेक्टर 1 में जाओ आपको वहां शाखा मिलेगी। हर जगह शाखा है किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इतनी शाखाएं आपको किसी बैंक की नहीं मिलेगी। प्लस हर 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको एक एटीएम मिल जाएगा। किसका? स्टेट बैंक का। पॉसिबिलिटी है कोई एटीएम गया तो कहां गया होगा? स्टेट बैंक के एटीएम गया होगा। अब तो खैर यूपीआई के आने से क्या हुआ कि लोग ने एटीएम का यूज करना बंद कर दिया। सोचो मैं इतना यूजलेस हो गया कि मेरा बच्चा ना मेरे पर्स से खेलता, मैं घर जाता हूं तो अब वो पर्स को फेंक दिया, एटीएम कार्ड को फेंक दिया, 2 महीने हो गया, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी एटीएम कार्ड को खोजने की। अब जाने दे इसको, मेरे नहीं खोजता करके, हो गया खेल खत्म, क्योंकि सारा काम किससे हो जा रहा है? यूपीआई से हो जा रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर बना रखा था किसने? एसबीआई ने। इसीलिए तो वहां के लोग करते थे कि आप सर कहीं नहीं जाओगे, आपको हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, हम सर्विस ही इतना देते। क्लियर है ये? तो यह हमारे बैंकों का विकास था। इसके बाद जो विकास हुआ बेटा वो हुआ आरबीआई का। किसका हुआ? आरबीआई का। उसको समझना है। तो सर आरबीआई कब बना? तो आरबीआई बना सबसे पहले बेटा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। स्थापना की गई किसकी की गई? तो आरबीआई की। आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। याद रहेगा सर, पूछेगा आरबीआई और एसबीआई में ज्यादा पुराना कौन सा है? तो एसबीआई आरबीआई से क्या दिख रहा है आपको? ज्यादा पुराना दिख रहा है। नींव जो है वो आरबीआई की जो है, एसबीआई की आरबीआई से ज्यादा पुरानी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी। पूछेगा सर ये किसकी सिफारिश से बना? तो याद रखना सिफारिश, इसको याद रखना बेटा, इसकी सिफारिश किया था यंग हिल्टन समिति ने। हिल्टन समिति ने इसकी सिफारिश किसने की थी? तो यंग हिल्टन समिति, एक समिति बनाई गई कि भारत के जितने भी बैंक हैं उन सब की क्या होनी चाहिए? एक रेगुलेटरी होनी चाहिए, एक रेगुलेट करने वाला बैंक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक समिति आई थी यंग हिल्टन समिति, और इसी ने रिकमेंड किया था कि भारत में क्या होना चाहिए कि सर एक बैंक होना चाहिए जो बैंकों का बैंक है, जो बैंकों को रेगुलेट करे। तो आरबीआई वहां से बना। भारत आजाद हुआ 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? क्या राष्ट्रीयकरण मतलब इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। अभी भारत के अंदर इसके नेशनलाइज होने के बाद, उसके बाद की कंडीशन बताता हूं कि भारत में जितने भी बैंक थे सभी बैंक प्राइवेट हुआ करते थे। बस उसको कुछ पूंजी दिखानी पड़ती थी कि अगर आपको भारत के अंदर बैंक खोलने हैं तो आपकी पूंजी इतनी होनी चाहिए। स्टार्ट में यह पूंजी सभी बैंकों की अलग अलग थी, लेकिन 1970 के दशक तक आते आते यह पूंजी 50 करोड़ हो चुकी थी कि अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए है तो आप टर्म एंड कंडीशन के साथ अपना बैंक खोल सकते हो। 26 जुलाई 1969 इस दिन तक भारत में आरबीआई एसबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक थे इस सब के सब क्या थे? तो निजी बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे। कोई भी बैंक सरकारी या शासकीय या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था। कोई भी बैंक नहीं था। सारे के सारे बैंक क्या थे? प्राइवेट। जैसे हमारे पास अभी अब एसबीआई की बात कर लो, कॉर्पोरेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लो, सिंडिकेट बैंक की बात कर लो, यूको बैंक की बात कर लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लो, ये सारे के सारे नेशनलाइज बैंक है। कैसे? ये नेशनलाइज बैंक है। 1969 से पहले ये कोई भी बैंक नेशनलाइज बैंक नहीं था। ये सारे के सारे प्राइवेट बैंक थे। कैसे बैंक थे? प्राइवेट बैंक थे। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या सर, 1969 के समय देश की प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने क्या किया? एक मत से घोषणा कर दी कि आज से जितने भी सर प्राइवेट बैंक है उस समय जो एग्जिस्ट करते थे लगभग 16 बैंक थे। कितने थे? 16 बैंक थे। 1969 में उन्होंने घोषणा की आज से जितने प्राइवेट बैंक है उन सब की पूंजी क्या कर दी जाती है? तो सरकारी कर दी जाती है, और उसका जो मालिक है उसे एमडी और सीईओ बना दिया जाएगा। पहले वो क्या था? तो मालिक था। अब वो मालिक ना होकर क्या रहेगा? तो एमडी और सीईओ, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। और इन सभी भाई, क्योंकि जो बैंकों के अंदर पैसा है उन प्राइवेट बैंकों का थोड़ी है, वो तो जनता का पैसा है, और जनता के पैसे की सिक्योरिटी कभी भी गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती थी। तो समय आया हमारे पास, ये लगभग 26 जुलाई की बात है, 1969 की बात है। इस समय क्या हुआ कि 1969 में प्रधानमंत्री
नहीं एक साथ कितने बैंकों का? 16 बैंकों का, 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बोला कि जितने प्राइवेट बैंक है वो सभी बैंक अब क्या हो जाएंगे? सरकारी हो जाएंगे। उसकी पूंजी क्या हो जाएगी? तो सरकारी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और इनका जो पूरा पैसा है या फिर जो भी रेगुलेटरी है वो किसके अधीन चलेंगे? तो वो आरबीआई के अधीन चलेंगे कि भाई क्या बैंक दर होनी चाहिए, क्या रेपो रेट होगा, क्या रिवर्स रेपो रेट होगा, क्या सीआरआर होगा, क्या एसएलआर होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? तो आरबीआई डिसाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? कल को कोई बैंक अगर भाग जाए तो पब्लिक का पैसा कहां जाएगा? डूब जाएगा। तो उस कंडीशन में भाई उस बैंक का, पब्लिक का पैसा को वापस करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आरबीआई की होगी। ये कंडीशन है, इसलिए क्या किया गया? इन 16 बैंकों का क्या कर दिया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1980 में दोबारा फिर कितने बैंक? तो 6 बड़े बैंकों का, 14 बैंकों के 16 बैंकों का हुआ था, 14 हुआ था ना, 14 26 होगा, सॉरी। प्रधानमंत्री ने एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया। फिर 1980 में 81 की 80 है, 80 है ना, 6 बड़े बैंकों का क्या करा दिया? तो राष्ट्रीयकरण करवाया। अब ये जितने 20 बैंक थे सब नेशनलाइज्ड बैंक हो गए थे। अब नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक में अंतर क्या? ध्यान सुनना कि सर जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं वो अपना कुछ पैसा क्या करते हैं? तो सीआरआर, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, किसके पास जमा करते हैं? आरबीआई के पास जमा करते हैं। वो उनकी टोटल पूंजी का लगभग कई बार 20%, कई बार 25% हो सकता है। अब कल के डेट में अगर कोई बैंक अगर भाग गया, पब्लिक का पैसा तो डूब गया। उस कंडीशन में पब्लिक का पैसा नहीं डूबेगा। आरबीआई जो है कुछ हद तक उस पब्लिक के पैसे को वापस करने क्या रखती है? तो अधिकार रखती है, क्योंकि उसके पास सीआरआर पड़ा हुआ है। और कई बार बैंक डूब रहा होता है तो आरबीआई उसी पैसे को निकाल कर क्या देती है? उस बैंक को सहारा देती है, बैंक को डूबने नहीं देती है। और अगर जो प्राइवेट बैंक है उन्होंने आरबीआई के रेगुलेटरी से काम नहीं किया तो आरबीआई के पास उन्होंने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रखा ही नहीं है, तो कल को अगर प्राइवेट बैंक भाग गया तो फिर आरबीआई आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। भारत में जो हमारी ग्रोथ थी काफी समय से अच्छी थी, तो कोई बैंक भागा नहीं था। तो सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र कोई बैंक था, कोई सिंध महाराष्ट्र करके कोई बैंक था, महाराष्ट्र में बैंक भाग गया। उस बैंक के भागने के बाद कंडीशन ये हुआ कि जितने भी आरबीआई कुछ पैसा अदा करने क्या रखता है? तो लक्ष्य रखता है। उस समय था कि आपका 1 करोड़ होगा तो भी आपको 1 लाख रुपए तक की वापस की जाएगी राशि, और किसी का 1 लाख 1 रुपए है तो भी कितना वापस होगा? 1 लाख होगा। लेकिन महंगाई बढ़ गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो आरबीआई ने उस बैंक को भागने के बाद जो अदा करने की राशि है वो अधिकतम कितनी रखी है? 5 लाख रुपए। कि अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक में पैसा रखा हूं मैं और अगर वो बैंक भाग जाता है तो आरबीआई मुझे अधिकतम कितना अदा करेगी? तो 5 लाख। अब ये मैं सोचता सर कि मेरे बैंक के 50 रुपए पड़े हुए हैं, बैंक भाग गया तो आरबीआई मुझे 5 लाख देगी। अरे 5 लाख होगा तब ना देगी, अधिकतम कितना देगी? 5 लाख। आपके 50 रुपए ही क्या होंगे? आपको वापस किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये टर्म एंड कंडीशन था किसका? हमारे पास बैंक का। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास बैंकों का बेटा सिस्टम था। अब बैंकों के सिस्टम के अंदर एसबीआई को उतना जोर देकर नहीं पढ़ना, इसमें कवर हो गया है, लेकिन आरबीआई को क्या करना होता है? जोर देकर पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आरबीआई को। अब देखेंगे आरबीआई को। आरबीआई की पूछेगा सर कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? क्या पढ़े अभी? 1 अप्रैल 1935 को। पूछेगा सर इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण क्या बताओगे कि सर 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ। किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर यह प्रारंभ हुआ था? यंग हिल्टन समिति की सिफारिशों पर क्या हुआ था? ये प्रारंभ हुआ। पूछेगा सर इसका मुख्यालय कहां पर है? बताओ इसके मुख्य मुख्यालय कहां पर है? मेन वाले ऐसे तो हर राज्य में होने चाहिए, छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन कहां पर है मुख्यालय? तो 4 महानगर कौन कौन से जी? एक हमारे पास दिल्ली है, दूसरा कोलकाता है, तीसरा मुंबई, और चौथा कौन सा हो गया? तो मद्रास मतलब चेन्नई। क्या हो गई? चेन्नई। ठीक है, और भी राज्यों में बेटा, हैदराबाद में भी है, नागपुर में भी है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में आरबीआई का मुख्यालय नहीं है, इसलिए समस्या बता दूं क्या है कि भिलाई में 1 रुपए का सिक्का नहीं चलता, दुर्ग में 10 रुपए का सिक्का नहीं चलता, रायपुर में 10 रुपए का सिक्का नहीं चलता है। यहाँ पर नोट अगर फट गया, सलामत है, हल्का फुल्का फट गया तो लोग लेने से मना कर देते हैं, लेकिन जहां पर आरबीआई का मुख्यालय है वहां ये सब बीमारियां नहीं है।
जो भी पैसा आरबीआई जारी किया है वो पैसा वहां पे चलेगा। नोट भी कुछ हद तक फटे हुए ले लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सर वो नोट जीवित है, दोनों तरफ के नंबर जीवित है, उसको लेना कंपलसरी है, वरना आपके खिलाफ कंप्लेन होगा, लीगल एक्शन लेने के लिए ऑफिस वहां पे पड़ा हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ समस्या क्या है कि सर अगर मैं नोट या सिक्के संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेन करने को नागपुर जाना पड़ेगा। कौन जाता? ठीक है भाई 10 का सिक्का मत ले, रायपुर में नहीं चलेगा, भिलाई जाकर चला लेंगे। बात समझ में आ रही है? और आप सब जानते हो 1 रुपए का सिक्का कोई नहीं लेता होगा, छोटा वाला, है कि नहीं? अभी गवर्नमेंट देख लो 2 रुपए का सिक्का लाई है जिसका साइज 1 रुपए के बराबर है और उसको ले रहे हैं। अरे भाई, तो 1 रुपए के सिक्के में आपको इतना बड़ा धातु मिल रहा है और 2 रुपए में इतना छोटा, उस हिसाब से तो आपको 2 का सिक्का भी नहीं लेना चाहिए, तो घाटा ज्यादा है। तो क्या है? ये अंधविश्वास है। 1 रुपया भारत में कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो हमारा आधार रुपया है। हमारे रुपए का बेस ही क्या है? 1 रुपए है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है सर कभी 1 लिख के दे दे हाथ में, 1 रुपया मान लो, लेकिन वो चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हमारा आधार रुपया क्या है? तो 1 रुपया है। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास मुख्यालय कहां पे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है। अब सर आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का कार्य क्या होता है? बताओ जरा सर, आरबीआई कार्य क्या होता है? जरा बताइए क्या होता है आरबीआई का कार्य? क्या होता है आरबीआई कार्य? चलो ठीक है, बैंकों को क्या करना? तो रेगुलेट करना, साख नीति तैयार करना। दूसरा, पहला है सर हमारे पास, दूसरा मौद्रिक नीति का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी। भारत के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाता है। फिर सर उसके बाद और बैंकों को ऋण देना, जितने भी नेशनलाइज बैंक है, बैंक को क्या देना? तो ऋण देने का काम कौन करता है? तो आरबीआई करता है, बैंकों को लोन दे देता है। और क्या करता है सर? तो नोट छापना, ये काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। बैंकों का बैंक होता है, बैंकों से जमा स्वीकार करना, ये भी कौन करता है? तो आरबीआई करता है। ये सब काम किसके होते हैं? आरबीआई के होते हैं। कि सर मौद्रिक नीति बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, साख नीति तैयार करता है, बैंकों को ऋण देता है। बैंकों के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाए, वो मार्केट में अगर नहीं चला पा रहे हैं, तो उनसे भी क्या करता है? जमा स्वीकार करता है। नोट छापने का काम किसका होता है? बैंकों का, आरबीआई का होता है। लेकिन याद रखना कि आरबीआई जो है वो लोगों को ऋण नहीं देता है। अगर मुझे ऋण लेना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? छोटे बैंकों के पास जाऊंगा, आरबीआई के पास जाऊंगा। आरबीआई मेरे को लोन किसी भी कंडीशन में नहीं देने वाली है। बात समझ में आ रही है? सरकारों को भी ऋण दे देती है, सरकारों को भी क्या देती है? ऋण देती है। कौन? तो आरबीआई। ये आरबीआई क्या होते? काम होते। क्लियर है ये? तो ये हमारे पास बैंकिंग सिस्टम का क्या है बेटा? एक पार्ट है। इतना सर पता होना चाहिए। इसमें कुछ डेट्स मेजर किए गए हैं, बैंकों की स्थापना, उनका मर्ज होना, ये सारा कुछ क्या किया गया है? इसके अंदर मेजर किया गया है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है ये? चलिए ना, एक सेकंड।